आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, लेवल 2 के हिंदी विषय के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है, कैसे हम उसकी तैयारी करें और इस परीक्षा का सामना कैसे करें। इन 4 से 5 महीनों में कैसे हम अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया करें, इन सब के बारे में आज हम इस सेशन के अंतर्गत परिचर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। रीट मेंस परीक्षा जो कि जनवरी 2026 में निश्चित हो चुकी है और होगी, ये भी निश्चित है। राजस्थान गवर्नमेंट में ये वैकेंसी आई है और जो लोग फर्स्ट लेवल क्वालिफाइड कर चुके हैं वो अब ये फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने तरह से प्रश्नों का डिवाइडेशन होगा, कैसे अंक होंगे, कैसे हमें परीक्षा की तैयारी करनी है, इन सारे टॉपिक की एक रणनीति बनाते हुए, इन सब को लेते हुए हम आज इस कक्षा में, इस सेशन में परिचर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीट मेन सिलेबस, तो यहाँ पर मुख्य मेरा जो इस चैनल से जो मेरा विषय है वो हिंदी है और हिंदी पर ही फोकस होगा। सेकंड लेवल की लेवल 2 का जो विद्यालय का विषय है हिंदी और हिंदी की शिक्षण विधियां, इनके सिलेबस के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। बट हम देखते हैं कि पूरी परीक्षा की जो पद्धति है वो क्या है, किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा आरबीएससी एग्जाम करा रही है 3rd ग्रेड टीचर का, जो कि प्री पास करने वाले स्टूडेंट के लिए है, वो रीट की मेन परीक्षा के नाम से ये परीक्षा है। इसका जो सिलेबस हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके 2 तरह के पेपर होने वाले हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक की भर्ती है वो लेवल 1 है और 6 से 8 तक के पढ़ाने वाले बच्चों के लिए जो शिक्षक भर्ती हो रही है वो लेवल 2 है। प्रत्येक लेवल में 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर उनके आपको मिलेंगे। यानी प्रत्येक अंक के लिए आपको, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, आगे हम देखते हैं इसको। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लेवल फर्स्ट जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए, और दूसरे चरण में लेवल 2 का होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होगा। प्रश्न और अंक का जो विभाजन है वो दोनों पेपर में बराबर है, यानी 300 अंक का आपका जो परीक्षा होने वाली है और जिसमें प्रश्न होंगे 150 और नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/3, यानी कि 1/3 आपकी मार्किंग होगी। यानी आपके अगर 3 प्रश्न गलत होते हैं तो एक प्रश्न आपका सही में से भी कट जाएगा। यानी कि 3 गलत करने का मतलब है 4 में नुकसान करने से, बहुत सोच समझ के। और यहाँ पर हम ये भी देखें, गलत प्रश्न का मतलब, गलत प्रश्न का मतलब है या तो आपने सही विकल्प नहीं चुना है, या एक से अधिक आपने यहां गोले भर दिए। तो ये दोनों कंडीशन में आपका गलत ही माना जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से हमें सही उत्तर पर पहुंचना है। सही उत्तर का ही जब हम कंफर्म हो जाएं तभी हमने वो पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 150 प्रश्न के लिए आपको 150 मिनट ही मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक प्रश्न के लिए केवल 1 मिनट मिल रहा है। 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट। बहुत जल्दी में, बहुत सावधानी से हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, परीक्षा की रणनीति बनानी होगी, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी कि बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर और सही उत्तर दे सकें। इस बात पर हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो लेवल 2 पर है और लेवल 2 में भी जो विद्यालय विषय हैं, आपके विद्यालयी विषय हैं 5 विषय, उसमें से हम यहाँ पर आपसे हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं। इस पर हम हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि पूरे पेपर में किस प्रकार के प्रश्नों का विभाजन है।
जो 150 प्रश्न आ रहे हैं आपके, उसमें अंकों का विभाजन क्या है? तो देखिए यहाँ पर 70 प्रश्न आपके राजस्थान के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से आने वाले हैं। 60 प्रश्न आपके राजस्थान की जीके, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो बना हुआ है उसके बारे में प्रश्न आने वाले हैं। और सामयिक विषय, समसामयिक विषय जो करंट जीके होती है उस पर 60 प्रश्न आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो 20 प्रश्न आपके आ रहे हैं वो विद्यालय विषय, जो यहाँ पर हम हिंदी विषय पर चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। आज हमारा जो मुख्य फोकस है वो रीट मेन परीक्षा के सेकंड लेवल के हिंदी विषय के संबंध से संबंधित टॉपिक, उसका सिलेबस, उसमें क्या क्या आने वाला है, उसमें कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम रणनीति बताएं, कैसे तैयारी करें। और आज हमारे पास 3 या 4 महीने का समय है, हम 3 ही मान के चलते हैं। 3 महीने में, 4 महीने में हम इस पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करें कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो और हम इस परीक्षा में पास हो, सिलेक्ट हो। इसके बाद 20 नंबर आपके आएंगे पेडागोजी से, जो शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं उससे आएंगे। 20 प्रश्न शैक्षिक मनोविज्ञान से और 10 प्रश्न हैं टोटल, नंबर हैं, ये अंक हैं। और टोटल 300 अंकों के आपके जो हैं, तो ये अंक विभाजित इसमें है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, तो देखिए सबसे पहले जो संबंधित विद्यालय विषय यहाँ पर हमने चुना है हिंदी। वैसे यहाँ पर लगभग 5 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और गणित। इन 5 विषयों में से अलग अलग विषय अपने अपने जो जिसका विषय हो वो पढ़ेगा, तैयारी करेगा। तो यहाँ पर चूंकि हमारे इस चैनल से हम हिंदी विषय की तैयारी करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं और हिंदी में देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का ज्ञान। ये हिंदी की वर्णमाला है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ण विचार पर ध्यान रखेंगे। वर्ण विचार यानी कि वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, वर्ण के प्रकार। और यहाँ पर फिर इसमें आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। और फिर शब्दकोश में वर्णों का क्रम, यानी हम वर्णमाला के अंतर्गत ये 3 प्रकरण पढ़ने वाले हैं, इन 3 की तैयारी करने वाले हैं। इस बात पर से प्रश्न आते हैं कि ये शब्द निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शब्दकोश में पहले आएगा, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, या इसका सही क्रम क्या है। इसके कुछ नियम हैं, इन नियमों को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो यूं चुटकियों में आसानी में हम इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं। तो हम पहले वर्णमाला की पूरी जानकारी पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की वैज्ञानिकता, व्यंजनों की वैज्ञानिकता, इस पर हम विचार करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम वर्णों के उच्चारण स्थान, हमारे मुख अवयव से कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, जिससे कि हमारे उच्चारण कौशल का विकास हो सके, बच्चों के उच्चारण कौशल का विकास हो सके, इसके लिए हम उच्चारण स्थान की भी हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं शब्द विचार, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आ गए हैं। अव्यय में आपका संबंध बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण आते हैं। इसके बाद फिर विकार आएंगे, संज्ञा के और क्रिया के, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और जितने भी इनके जो रूपांतरित रूप हैं, जैसे बदलते हैं, काल के अनुसार रूप कैसे बदलते हैं, वाच्य के अनुसार वाक्य के रूप कैसे बदलते हैं, लिंग वचन के अनुसार संज्ञा पद के रूप कैसे बदलते हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम शब्द प्रकार देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जैसे कि हम देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 प्रकार के शब्द इसमें आते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिए गए हैं,
तद्भव जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देशज जो अपने ही देश की माटी में, अपने ही क्षेत्र में पैदा होते हैं, जिनका कोई स्रोत नहीं होता। विदेशी जो अन्य भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, जापानी, अलग अलग भाषाओं से, पुर्तगाली, अलग अलग भाषाओं से हमारे हिंदी में आके शामिल हो गए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी हमारी एक ग्राह्य भाषा है जो हर भाषा के शब्दों को ग्रहण करती है। अन्य भाषा में ये सुविधा नहीं है। अंग्रेजी की किताब आप देखेंगे तो वहां अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं मिलेगा। उर्दू की किताब उठा के देखेंगे तो उर्दू के अलावा दूसरा शब्द नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि संस्कृत की किताब में भी आपको हिंदी का शब्द नहीं मिलेगा। किसी भी भाषा की पुस्तक उठाकर देख लें, उस भाषा के अतिरिक्त दूसरा शब्द, कोई भी भाषा ग्राह्य भाषा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्व में हमारी हिंदी एक ऐसी ग्राह्य भाषा है जो हर भाषा के शब्दों को ग्रहण कर लेती है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हमारे सामने चैलेंज है, समय भी कम है, कोर्स भी ज्यादा है, तैयारी भी करनी है, पर परीक्षा भी पास करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। ये हमारी जिद है। इसको मान लीजिए, आप बिल्कुल आज ठान लीजिए कि हमें इस परीक्षा को पास भी करना है और हमें अपनी सीट भी चाहिए, और उसी के अनुसार हमें अपनी रणनीति तैयार करके कैसे तैयारी करनी है, इस पर विचार करते हुए, इसके पूरे रूल्स रेगुलेशन तैयार करते हुए और हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और दिन रात सोते जागते, उठते बैठते हमारे दिमाग में सिर्फ हमारी वो पोस्ट होनी चाहिए जहां पर जाकर के हमें अपना करियर स्टार्ट करना है, हमें पढ़ाना है, हमें उस पोस्ट पर पहुंच करके अपना काम शुरू करना है, अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना होगा, प्रतिदिन अभ्यास करना होगा और प्रतिदिन कार्य करना होगा, कर्म करना होगा, और धीरे 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम आज पहला कदम उठा रहे हैं तो निश्चित है कि हम मंजिल पर पहुंचेंगे। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो कि अपना पहला कदम उठा लेते हैं, जो घर पे ही बैठे रहते हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, या किसी भी काम को करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं। सफलता उन्हें कैसे मिल सकती है? सफलता मिलती है उन्हें जो प्रयास करते हैं, चाहे छोटा सा ही सही। एक छोटा सा प्रयास भी हमें सफलता की उच्चतम मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए हमारे हाथ में प्रयास है। हमारी वैकेंसी आई है, हमें पढ़ाई करनी है, हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, इस पर नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, कम नंबर आए तो क्या होगा। ना, नेगेटिव नहीं सोचना है। हमारा ध्यान सिर्फ पाठ्यक्रम पर होना चाहिए, पढ़ाई करनी है। और हमें डर लगता है सिर्फ फेल होने से, पढ़ने से डर नहीं लगता। इसलिए जब पढ़ने से डर ही नहीं लगता तो पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। हम परीक्षा के परिणाम, हम किसी भी चीज के परिणाम पर विचार किए बिना सिर्फ हम कर्म पर विचार करें, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसको हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। हम कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, ये निश्चित है। तो देखिए, इस तरह से हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी को एक सही तरीके में, सही सांचे में बैठा करके और दिन बाय दिन, दिन प्रतिदिन, स्टेप टू स्टेप हम पढ़ते चलेंगे। इसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी जो केवल एक अर्थ प्रकट करते हैं, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है। एकार्थी, अनेकार्थी जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची, विलोम जो विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, पर्यायवाची जो समान अर्थ प्रदान करते हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। बड़ा वाक्य है जैसे कि जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है, अनाथ, जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन। तो इस तरह से लंबे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, ये सब, और शब्द युग्म, शब्द युग्म जोड़े, जैसे हमने लिखा अनिल और अनिल, अनल, अनिल माने हवा, अनल माने आग। ऐसे जोड़े होंगे हमारे पास, उनके अलग अलग अर्थ हमें देख करके पहचानने होंगे परीक्षा में कि कौन सा अर्थ इस शब्द से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हम अपनी इस तैयारी को जारी कर सकते हैं।
इसके बाद हमें शब्द निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ने हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, और यहाँ पर आपके उदाहरण के साथ ये पारिभाषिक शब्दावली की जगह आपके पास आएगी शब्दावली कि इन सबको आपको पहचानना होगा, शब्दों को पहचानना होगा कि वे संधि से बने हैं, क्योंकि यहां पर होता है आपका व्युत्पन्न शब्द संधि से बने हैं, समास से बने हैं, या प्रत्यय से बने हैं, या उपसर्ग से बने हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है ताकि हमसे गलतियां ना हो। जब हम सारे नियम पूरे डिटेल में अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गलतियां क्यों होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। इसके बाद हम शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि भी पढ़ेंगे, वाक्य विचार करेंगे, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, वाक्य रूपांतरण, वाक्य को बदलना एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, जैसे साधारण वाक्य को विधानवाचक वाक्य को नकारात्मक में बदलना, प्रश्नवाचक में बदलना, आज्ञावाचक वाक्य को इच्छावाचक में बदलना, सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना, मिश्र का सरल बनाना या इसकी पहचान करना, ये सारे डिटेल हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद विराम चिन्हों को पढ़ेंगे, विराम चिन्ह के प्रकार और उनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस स्थिति में विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इस सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां जो कि हमारी साहित्य की धरोहर हैं। भले ही लोगों के कथन है लेकिन ये साहित्य की धरोहर मानी जाती है, इसलिए ये भी हमारे, क्योंकि शायद ही हिंदी का कोई एक कहानी, कोई एक पाठ, कोई एक गद्य पाठ ऐसा हो जिसमें एक या दो, जिसमें मुहावरे ना हो। बिना मुहावरे के, बिना लोकोक्तियों के गद्य का निर्माण ही नहीं होता है। अब इसके बाद अपठित गद्यांश के भाव और व्याकरण से संबंधित, मतलब कोई गद्यांश पढ़ेंगे और पद्यांश, कोई गद्य आ गया है, कोई कविता आ गई है, उस कविता में आए हुए भाव सौंदर्य, कवि क्या कहना चाहता है, इसमें कवि ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति विद्यमान है, इसमें अलंकार रस छंदों का प्रयोग किया है तो किस प्रकार का है, किस रस की रचना है, और इसका उद्देश्य या इसका जो केंद्रीय भाव क्या है, वो सारी बातें हम गद्य और पद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। शब्द शक्ति भी है, शब्द शक्ति, शब्दों में जो शक्ति होती है वो शब्द शक्ति भी हम इसके अंदर अगर देखेंगे, शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। इस प्रकार से इन सारे जितने भी प्रकरण हमारे पाठ्यक्रम में हैं, इन सब को हम पूरे डिटेल में समझेंगे और डिटेल में इनकी तैयारी करेंगे ताकि हम उदाहरण देखते ही, प्रश्न देखते ही पहचान जाएं। हमें ऑप्शन में आंसर देखना पड़े, ऑप्शन में उलझना नहीं पड़े कि कौन सा ऑप्शन में आंसर होगा, सिर्फ हमें आंसर ढूंढना है कि कहां पर है। इतनी अच्छी तैयारी हमें करनी है कि हमें वहां पर परेशानी ना आए, प्रश्न पढ़ते ही उत्तर हमारे मस्तिष्क में और हम 4 ऑप्शन में जाएं कि उत्तर है कि नहीं है, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन देखें, और अगर है तो तुरंत अपने आंसर को पकड़ें, कभी गलतियां नहीं होंगी। तैयारी करने का एक तरीका होता है, एक बार पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर हम और थोड़ी सी चर्चा करेंगे परीक्षा की रणनीति पर कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके बाद हमारी आएंगी शैक्षिक रीति विज्ञान, यानी शिक्षण की विधियां, जहां पर शिक्षण की विधियां होंगी जो हम पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षण विधियां पढ़ाई जा रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, हम कुछ यहाँ पर नाम देखते हैं। अनुकरणात्मक, है ना, अनुकरण विधि, व्याख्या विधि या व्याख्यान विधि, व्याकरण विधि, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रदर्शन विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन,
श्रवण, वाचन, उच्चारण और लेखन, इन सारे कौशलों को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। हिंदी भाषा के उपागम, कौन कौन से उपाय हैं, और चुनौतियां, हिंदी शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षक के पास चुनौतियां होती हैं, इन सब के बारे में हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। शिक्षक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना भी करेंगे और किस वजह से शिक्षक हिंदी पढ़ाने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनको समझेंगे और उनको दूर करने के उपाय हम पहले ही कर लेंगे, ताकि जब आप सेलेक्ट होकर के उस विद्यालय में जाएं तो उन चुनौतियों को सामना करने के लिए आपको कोई कठिनाई ना हो। अधिगम सामग्री, कौन कौन सी सामग्री हमारे शिक्षण में काम आती है? 3 प्रकार की होती है, एक श्रव्य सामग्री, एक दृश्य और श्रव्य दृश्य। 3 प्रकार की सामग्री हम प्रयोग करते हैं कक्षा में, कक्षा शिक्षण में। इन सब के श्रव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, दृश्य के कौन कौन आते हैं, श्रव्य दृश्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इन सारी चीजों को हम, जैसे आप देख रहे हैं ये बुलेटिन बोर्ड है, ये आपका प्रोजेक्टर है, ये केवल दृश्य सामग्री में आता है, और आप जो सुन रहे हैं, शिक्षक की आवाज सुन रहे हैं, या कोई ग्रामोफोन सुन रहे हैं, या कोई टेप रिकॉर्डर सुन रहे हैं, वो श्रव्य में आता है। और जब टेलीविजन में देखते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें आवाज भी सुनते हैं और देखते भी हैं, तो वो श्रव्य दृश्य में आता है। इसके बाद शिक्षण की मूल्यांकन की विधियां, कितने प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम इस प्रकरण के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण यानी बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक है, बच्चों की कठिनाइयों को पता लगाना निदानात्मक शिक्षण है, और उन कठिनाइयों को दूर करके बच्चों को सभी समान, सभी पढ़ने वाले या उच्च श्रेणी वाले बच्चों के समान लाना, उनको ज्ञान प्रदान करना, उनको उनके भविष्य की ओर ले जाना, उनके भविष्य के जो सपने हैं उनको साकार करने में सहयोग प्रदान करना उपचारात्मक शिक्षण का काम है। तो इस तरह से हम इसके अंतर्गत ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमें इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ हम बराबर से आपके साथ, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं और हमारा मार्गदर्शन सदैव आपके साथ है। आप हमारे इस चैनल के ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, यहाँ पर कोर्स उपलब्ध हैं, और भी शिक्षक श्रेणी के शिक्षक परीक्षा के तृतीय श्रेणी के मेन परीक्षा के अलावा और भी कोर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा का कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, और राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड की और कॉलेज लेवल के कोर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग 1 सितंबर से सभी कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और केवल राजस्थान के ही नहीं, यूपी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, अभी LT ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, उसका भी हमारा सिलेबस कोर्स लगभग स्टार्ट हो चुका है। और TGT, PGT और अन्य स्टेट की आने वाली लगभग एक जैसी परीक्षाएं, जिनमें जिन परीक्षाओं में हिंदी विषय आता है, उन सब की तैयारी हम इस चैनल से कराते हैं। और यहाँ पर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं। देखिए, अभी हमारे आने वाले या चलने वाले जो हैं रीट मेंस की हिंदी लेवल 2 की लाइव कक्षाएं लगभग चल रही हैं और शुरू हो गई हैं। संपूर्ण वीडियो कोर्स ई-नोट PDF के रूप में आपके पास उपलब्ध है। आप हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करें या फोन से संपर्क करें। इसकी शुल्क भी बहुत ज्यादा नहीं है, 999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। और कहाँ मिलेगा इतना अच्छा मौका मिला है, तो इसका फायदा उठाइए। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। प्राण नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, ऐसी चीज आपको जो बढ़िया चीज कम पैसे में, कम कीमत में और बहुत कीमती चीज मिल रही हो, तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि समय निकल जाने के बाद सिर्फ हमारे पास पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। हम फिर बाद में सोचते रहते हैं कि काश हमने पहले ये ले लिया होता। एक बार आप कोर्स लेंगे और आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने बहुत सही चैनल चुना है। और इस तरह से लगातार हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और अलग अलग आने वाली भर्तियां, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उन सब के बारे में एक डिस्कशन वीडियो आपके पास उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे हम और भी पढ़ाएंगे, और भी चीजें लेके आपके सामने आएंगे। और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, परीक्षा से घबराएं नहीं, परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखकर उसकी तैयारी करें।
क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करवा रहे हैं। अभी जस्ट यूपी की एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, उसका भी लगभग पाठ्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है और उसमें भी हिंदी के लगभग 40 प्रश्न आते हैं, 2.5 प्रश्न का 100 नंबर के प्रश्न हिंदी के आते हैं। उसमें उसका कोर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, बस 2 से 4 दिन में हमारा शुरू हो जाएगा। और अब हम उसके बारे में अगले वीडियो में उस पीएसआई यूपी पीएसआई के जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरा डिस्कशन वीडियो एक सेशन में लेकर आएंगे आपके सामने, अगले ही सेशन में आपको मिलेगा। और आप बिल्कुल निश्चित होकर के हमारे चैनल से जुड़ें और आप पढ़ाई स्टार्ट करें। हम आपको इस बात की फुल गारंटी देते हैं, गारंटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपको इतना तो हम कह सकते हैं कि अगर आप लगातार हमारी क्लास पढ़ते रहेंगे तो निश्चित है कि आप सफलता की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि सफलता हासिल कर लेंगे। इस बात का हम आपको सांत्वना देते हैं और हम आपको सहयोग करते हैं और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। और आगे चल के इस तरह से देखिए 1499 में है यूपीपीएसआई का कोर्स जो लाइव आपको मिल जाएगा। कोई भी हिंदी, किसी भी परीक्षा में हिंदी आ रही है, हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं लगभग सेम होते हैं जो सभी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की परीक्षा हो। तो आप अब हिंदी के लिए निश्चिंत हो जाइए। इस चैनल से जुड़ने के बाद आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि हिंदी हमारे लिए कोई कठिनाई है। किसी भी परीक्षा में हमें हिंदी की प्रश्न उत्तर हल करने हैं या हिंदी की परीक्षा देनी है तो ये मान के चलिए कि आप बहुत सही चैनल से जुड़ गए हैं, बहुत सही जगह आ गए हैं। और हिंदी एक बार हमारी इतने अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी कि हमें अलग अलग बैच के हिसाब से हिंदी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। हम केवल पीएसआई सोच करके हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हम 3rd ग्रेड, हम 2nd ग्रेड, हम टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड सोच करके हिंदी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सिर्फ हिंदी विषय को पढ़ेंगे कि हिंदी विषय हमारी मुट्ठी में आ जाए, हिंदी विषय की तैयारी इतनी अच्छी हो कि किसी भी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न आए और हमें हल करने में बिल्कुल भी देर ना लगे। तो एक निश्चित मन हो जाए कि कम से कम हिंदी की हमारी तैयारी हो गई है। तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि इस पाठ्यक्रम से, इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से अधिक लोग जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। आज के सेशन में इतना ही। आगे अगले सेशन में यूपी पीएसआई के पाठ्यक्रम को लेकर के, उसकी परिचर्चा को लेकर के हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।